हाँ भाई बच्चों, कल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। आज हम इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इसके एप्लीकेशन में मीटर ब्रिज। चलो देखते हैं कि होता क्या है मीटर ब्रिज। ओके, तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, क्या लिख रहा हूँ मैं, अ डिवाइस यूज टू फाइंड, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू find the resistance. Okay, find the resistance of a wire or conductor. तो हम देखेंगे अभी जब हम एडिंग में आगे बढ़ेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस इसके द्वारा फाइंड किया जाता है। ओके, तो ये मीटर ब्रिज हो गया है। नाउ इसका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल क्या है कि हम कहेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, जो कि हम पहले से जानते हैं। एंड व्हाट वाज दैट जो हमने कल देखा था, दैट इज़ एट बैलेंस पॉइंट और बैलेंस कंडीशन क्या हो गया था, P अपॉन Q इज़ इक्वल टू होता है R अपॉन S। यहाँ भी हम 4 रेजिस्टेंसेस का रेशियो ऐसा देखेंगे, P अपॉन Q इज़ इक्वल टू होता है R अपॉन S। ओके, तो डिवाइस क्या है हमने बता दिया है कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आता है, और प्रिंसिपल हमने कह दिया है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे डिपेंड है। ओके, नाउ जस्ट सी द कंस्ट्रक्शन। वेरी सिंपल है, और अगर हम क्लास में होते तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को देख भी लेते। इसमें होता क्या है, 1 मीटर लॉन्ग एक वायर होता है। ओके, सपोज़ इस वायर का नाम अभी मैंने दिया है AC। ओके, यहाँ पे 2 मेटल स्ट्रिप होती हैं L शेप्ड की, और मेटल बोल रहा हूँ का मतलब कॉपर है ना, सिल्वर की हो सकती है, बट सपोज ये कॉपर की है। तो 2 L शेप्ड कॉपर स्ट्रिप लगा दी है मैंने, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है ना, इस वायर को स्क्रू करने के लिए। ओके, एक स्क्रू यहाँ पर लगा होता है और एक कॉपर स्ट्रिप बीच में भी होती है। इस पर 3 स्क्रू लगे होते हैं, 1 स्क्रू इज़ हेयर, अदर 1 इज़ हेयर एंड दिस वन। ओके, यहाँ पे एक स्क्रू होता है। इस पॉइंट को हम अभी D बोलने वाले हैं, दिस पॉइंट इज़ D। B हमें जब बैलेंस कंडीशन आएगी तब मिल जाएगा। ओके, तो हमेशा जो एक्सटर्नल सर्किट है, जो प्राइमरी सर्किट है ये वाला, A को पॉजिटिव रखते हैं हमेशा। कोई बैटरी लगा रखी है हमने, A को हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव रख दिया है। एक रियोस्टेट लगा सकते हैं, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस पर हम रियोस्टेट लगा के यहाँ से वेरी कर सकते हैं करंट को, और एक की लगा दो, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज़ कनेक्टेड टू पॉइंट C। जो मैंने कहा था बीच का जो पॉइंट है, उस पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। और एक जॉकी होती है, अगर देखी नहीं होगी बच्चों ने, है ना, मेटल की बनी होती जॉकी, उस जॉकी को लगा के कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से यहाँ हम बैलेंस पॉइंट ढूंढने की कोशिश, जॉकी को हम ऐसे दिखाएंगे, दिस इज़ जॉकी G। ओके, अब यहाँ पर जो हमें स्पेस दिख रहा खाली, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें कैपिटल R की वैल्यू मिलेगी, जो कि इसका प्रिंसिपल में हमें दिख रहा था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो दिस इज़ रेजिस्टेंस बॉक्स, इससे हमें मिलता है क्या, रेजिस्टेंस R। और यहाँ हम उस अननोन रेजिस्टेंस को लगाते हैं जिसकी की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ओके,
एंड दैट अननोन रेजिस्टेंस इज़ व्हाट, एस। आर मिल गया हमें, एस मिल गया, अब पी और क्यू चाहिए होगा हमें। तो पी और क्यू जब हम बैलेंस पॉइंट देखते हैं, अब बैलेंस पॉइंट में क्या होता है, जो बी डी, ये वाला पॉइंट हमारा बैलेंस अगर कंडीशन आती है कि बी डी में जो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, तो वो पॉइंट बी क्या होगा, बैलेंस पॉइंट होगा। इस जॉकी को हम लगाते रहते हैं, जब सर्किट जैसे ही कंप्लीट होता है तो जॉकी को फर्स्ट हम यहाँ टच करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वन साइड आना चाहिए। फिर उस जॉकी को उठा के हम उसको टच यहाँ करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो दूसरी साइड आएगा। ओके, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो सर्किट कनेक्टेड है वो सही है। तो यहाँ जब टच कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है, जब हम यहाँ टच कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर ऐसा भी पॉइंट होना चाहिए कि जिसके लिए डिफ्लेक्शन बिल्कुल ज़ीरो होगा। ओके, तो वो ढूंढते हैं वो पॉइंट। तो सपोज़ यहाँ पर हमारा बैलेंस पॉइंट आ गया, तो बी वह पॉइंट है जो हमारा बैलेंस पॉइंट इस वायर पे मिलता है। सपोज़ जो बैलेंस पॉइंट हमें मिला है वो एल लेंथ पे मिला है। ओके, जो बैलेंस पॉइंट हमें मिला है वो ए से एल लेंथ पे मिला है, तो बाकी वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल 1 मीटर है, एंड 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है ना सेंटीमीटर, तो दिस इज़ एल, सो दिस रिमेनिंग लेंथ विल बी 100 माइनस एल। तो ये वाला जो ए बी वायर है ये हमें रेजिस्टेंस पी की तरह बिहेव करेगा, ये इसको पी की तरह लेंगे हम। और जो बी सी है लेंथ वायर, वो क्यू रेजिस्टेंस मानेंगे हम। वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए हम ए बी लेंथ के वायर को हम पी रेजिस्टेंस लेते हैं और बी सी लेंथ के वायर को हम क्यू रेजिस्टेंस लेते हैं। ओके, नाउ ठीक, तो क्या कहा हमने, अब कितना रेजिस्टेंस होगा इसका। उससे पहले मैंने कहा था जो हमारा वायर होता है एसी वायर, ये एसी वायर एलॉय का बना होता है। ओके, और कौन सा एलॉय होता है, या तो मैंगेनिन होता है या कॉन्स्टेंटन होता है। ओके, या तो मैंगेनिन होगा या फिर मैंगेनिन, और हमने कहा था कॉन्स्टेंटन। इसका रीज़न ये है कि एलॉय हम इसलिए लेते हैं कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो हम नहीं चाहेंगे कि एसी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस बढ़े। ओके, क्योंकि टाइम जैसे जैसे ज़्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ सकता है, और टेम्परेचर बढ़ने से जो एलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कम होता है कंडक्टर के कंपैरिजन में। ओके, तो इसलिए हम एलॉय को लेते हैं ताकि इसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी कम करें, दैट्स वाई वी टेक एलॉय। ओके, तो मैंगेनिन और कॉन्स्टेंटन वायर ले लिया। अब हमें आर तो डायरेक्ट मिल जाता है, एस हमने फाइंड करना है। अब ए बी का रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमने बताना है। ओके, तो हमें एक फार्मूला आता है, बिकॉज कोई भी रेजिस्टेंस आर का फार्मूला हमारे पास था। अभी आर हम यहाँ ये ले रहे हैं, टेक इट आर डैश, एनी रेजिस्टेंस आर इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ओके, ए और सी वायर को हम इस प्रकार का लेते हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से लेकर किसी भी पॉइंट पे लास्ट तक सेम रहे, है ना। ए सी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो रो तो कांस्टेंट होता ही है एक वायर का, अब की बार हमने इसको भी कांस्टेंट कर दिया, है ना। तो इफ़ वी से इफ़ ए इज़ कांस्टेंट, if area of cross section is constant, then what will happen, any resistance will be directly proportional to length only। तो यहाँ यही होता है, जो लेंथ होती है वो डायरेक्ट हमें पीक दे देती है। तो देयरफॉर जो हमारा रेजिस्टेंस, या फिर इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं कि आर डैश इज़ दिस वन, की इज़ एनी कांस्टेंट, की इज़ एनी, ये वाला फार्मूला लगाने वाले हम यहाँ पे कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेयर की इज़ एनी कांस्टेंट। इन दोनों का रो अपॉन ए को हमने क्या मान लिया, के मान लिया। ओके, तो देयरफॉर अब डायरेक्टली हमें जो पी मिलेगा वो लेंथ से डायरेक्ट मिल जाएगा,
है ना। तो जो P है वो रेजिस्टेंस ऑफ AB है, AB वायर का डिस्टेंस होगा, और हमने कहा है कि इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए क्या, K × L, क्योंकि इसकी लेंथ L है, K इज़ कांस्टेंट, एंड जो Q होगा दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ BC, रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC। और किसी का भी रेजिस्टेंस हमने कहा है वो क्या होता है, K × लेंथ, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 100 - L, इसकी लेंथ है 100 - L। अब हमारे पास सब कुछ है, तो देयरफॉर अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली। व्हाट वाज दैट कि P/Q इज़ इक्वल टू होता है R/S, जगह कम है मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा। तो P इज़ व्हाट, P इज़ KL, Q इज़ K × 100 - L इज़ इक्वल टू है R/S। K is cancelled. Okay, let me check. It is visible for you. Oh sorry, it's not, है ना, ये विजिबल नहीं था बच्चों के लिए। अच्छा जी, तो इसको हम ये दिखा दें, कहाँ तक दिखाओगे बच्चों को, P दिख गया था ना, P को हमने कहा था दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ AB, वायर AB, और किसी भी वायर का रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला में क्या बताए, सम कांस्टेंट इनटू लेंथ, ये भी हो गया था। और Q रेजिस्टेंस हमने माना, इसको हम P मानते हैं और इसको Q मानते हैं। ओके, तो Q इज इक्वल होना चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ BC वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज़ K × इट्स लेंथ इज़ 100 - L। ओके, तब मैंने कहा था कि अब हम इसका प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, ये बैलेंस कंडीशन वाला जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो P की वैल्यू मैंने KL रख दी थी, Q की वैल्यू मैंने रख दी थी K × दिस लेंथ इज इक्वल टू R/S हो गया। ओके, तो कैंसिल हो गया था K, तो क्या बच गया, इफ़ इट इज़ विजिबल फॉर यू, क्या बच गया, फाइनली वी हैव, S की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो। ओके, ताकि मैं इसी पेज पे फिनिश कर सकूं। S इज इक्वल टू हो जाएगा 100 - L, यहाँ जाएगा, ओके, L/, में जाएगा, एंड दिस इज R। तो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, दिस S। ओके, तो ओनली लेंथ बता रही है हमें इस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू, S की वैल्यू, क्योंकि R तो हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें R डायरेक्टली मिल जाता है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंस बने हुए होते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो अगली हेडिंग में चलो हल्का सा एक्सपेरिमेंट के बारे में ही मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, आई मीन प्रिकॉशंस भी हमें क्या क्या लेनी होगी। ओके, तो उसको हम अगली हेडिंग में करते हैं। ओके, जहाँ पर फिर भी समझ में ना आए हो फिर से अपने क्वेश्चंस रखना, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके।